वेलकम एवरीवन, दिस इज आदित्य। आज से हम इकोनॉमी शुरू करने वाले हैं और इकोनॉमी में हमें सिर्फ इतना देखना है कि हमारी ज़रूरत के हिसाब से यूपीएससी के लिए हमारे लिए क्या काम करेगा। आपको पता है इकोनॉमिक्स कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा सब्जेक्ट है। और इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी आफत ये रहती है कि हम क्या पढ़ें, कितना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो इकोनॉमिक्स खत्म नहीं होगी, आपकी उम्र चली जाएगी। हमें इकोनॉमिस्ट बनना नहीं है। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपनी इकोनॉमिक्स में से अपनी इकोनॉमी निकाल सकें। हमें बस इतना करना है। इकोनॉमी में भी हमारा पर्पस सिर्फ लिमिटेड रहेगा इंडियन इकोनॉमी तक। इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सिर्फ एक आम इंसान के लिए नहीं, एक आईएएस के लिए नहीं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपकी गवर्नमेंट आपके लिए क्या पॉलिसी बना रही है, आपकी गवर्नमेंट को आपके लिए क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, ये सब हम सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग अ लेमैन, बीइंग एन आईएएस ऑफिसर, है ना, बीइंग अ फार्मर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये सब के लिए जानना जरूरी होता है कि इकोनॉमी कैसे काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, कैसे चल रहा है, क्या करना चाहिए। तो ये सबकी जरूरत है। इसी वजह से हमारा मकसद ये रहेगा कि हम इकोनॉमी को उस तरीके से कंसाइजली कवर करें कि आपको सब कुछ पता भी चले, आपके सर पे ज्यादा बर्डन भी ना आए। क्योंकि देखिए, यूपीएससी में सिलेबस की कोई कमी नहीं है। कुछ जाने माने लोग हमेशा ये कहते रहे हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड इन यूपीएससी। दैट्स नॉट द केस। सब कुछ नहीं आता यूपीएससी में। यूपीएससी बहुत लिमिटेड रखती है अपने स्कोप को कि उसे क्या पूछना है, क्या पूछना चाहिए उसे। उसका मकसद आपसे इकोनॉमिक्स जानना नहीं है, उसका मकसद आपसे इकोनॉमी जानना है। उसका मकसद आपसे पॉलिटिकल साइंस पूछना नहीं होता, वो आपसे सिर्फ पॉलिटी पूछती है। उसका मकसद आपसे कॉन्स्टिट्यूशन जानना नहीं होता, उसका मकसद आपसे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रेलेवेंट प्रोविजन जानना है जो आपके काम के हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी में एक फर्क रखा गया। और आपके और हमारे एग्जाम में आती है पॉलिटी, ना कि पॉलिटिकल साइंस। ऐसे ही इकोनॉमिक्स नहीं आती, इकोनॉमी आती है, दैट टू इंडियन इकोनॉमी। तो हमारा मकसद ये रहेगा इस पूरी जर्नी में कि हम इंडियन इकोनॉमी को अच्छे ढंग से हर पॉइंट को कवर करें। तो सबसे पहले एक बार एक ब्रीफ इंट्रो के लिए मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमी बेसिकली हमें चाहिए क्या। मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर लग गए। देखिए, यूपीएससी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि यूपीएससी में सबसे ऊपर रखा गया आईएएस को, ठीक है। और जो यूपीएससी का सिलेबस है या यूपीएससी का जो भी काम था वो आईएएस को लेके बनाया गया था। आईआरएस एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, सेम गोज विद आईपीएस, है ना। और आईएफएस के साथ भी यही होता है, आईएफओएस के फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ भी यही होता है, सबकी सर्विसेज के साथ यही होता है। लेकिन सिर्फ ये आईएएस ही पोजीशन ऐसी है जो यूनिवर्सल है। इनको आप कहीं भी डाल सकते हैं, इनको आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाल सकते हो, इनको आप पुलिस में तो खैर नहीं डाल सकते, बट ये पुलिस भी इनके नीचे ही आती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे ही आती है पुलिस भी। तो इनका पाला सबसे पड़ता रहता है। तो ऐसे में एक ब्यूरोक्रेट के लिए उस देश की इकोनॉमी को जानना, उस देश की पॉलिटी को जानना, उस देश की कल्चर को जानना, उस देश की ज्योग्राफी को जानना, ये जरूरत है। आप आईएफएस हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, या आप एक फॉरेन ऑफिसर हैं, एम्बेसी में पोस्टेड हैं, आपके लिए शायद इतना जरूरी नहीं होगा, है ना, ज्योग्राफी को जानना। लेकिन एक फॉरेस्ट ऑफिसर होने के नाते एनवायरमेंट ज्योग्राफी आपके लिए जरूरी है। आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशन इतना कोई खास मायने नहीं रखेगा। तो सबके लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। लेकिन आईएएस एक ऐसी चीज है, एक ऐसी पोजीशन है, एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए सब कुछ मायने रखता है। आर्ट एंड कल्चर से लेकर इकोनॉमी तक, पॉलिटी से लेकर एनवायरमेंट तक, हर चीज मायने रखती है एक ब्यूरोक्रेट के लिए, एक आईएएस ऑफिसर के लिए। तो इसीलिए हम जो यूपीएससी थी अपनी, उसने यही डिवाइस किया था फॉर्मूला कि भाई आईएएस के जो स्ट्रक्चर है उसी को सभी एग्जाम्स में कंडक्ट करो, उसी को सभी एग्जाम्स में इंप्लीमेंट करो। उसी हिसाब से सिचुएशन आगे बढ़ी और आज जो हम यूपीएससी का स्वरूप देखते हैं वो उसी हिसाब से वजूद में आया। तो सबसे पहले वाई इकोनॉमिक्स हमने देख लिया, क्यों पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप अगर एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए बेहद जरूरी है, और शायद इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, किसी ब्यूरोक्रेट का काम नहीं चल सकता। ऐसा हो सकता है कि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़े बिना आप आईएएस बन जाएं, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो सकता कि मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी ये पढ़े बिना आप आईएएस बन जाएं, पॉलिटी पढ़े बिना आप आईएएस बन जाएं। ऐसा मुमकिन है कि आप ज्योग्राफी पढ़े बिना आईएएस बन सकते हैं, हुआ भी है। बहुत लोगों की ज्योग्राफी कमजोर थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप एनवायरमेंट पढ़े बिना आईएएस बन जाएं। क्योंकि एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ये पॉलिटी, ये आपकी नीड है। ऐसा हो सकता है कि यूपीएससी ज्योग्राफी के रिगार्डिंग क्वेश्चन ना पूछे। पिछले 3-4 सालों से ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं जो टिपिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन है, लेकिन एनवायरमेंट के क्वेश्चन के साथ ज्योग्राफी को मिक्स करके बहुत पूछा जा रहा है। उसी तरीके से हम अपना फोकस रखना है इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमिक्स के अंदर एक बार हम ब्रांचेस देख लेते हैं इकोनॉमिक्स की। वैसे तो आपके बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है ये, बट इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। ये ब्रांचेस हैं। मैथमेटिकल जो स्टैटिस्टिशियंस जो होते हैं हमारे सीएसओ के अंदर जो काम करते हैं, जो हमारा डेटा इकट्ठा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, ये स्टैटिस्टिशियंस बोलते हैं इन्हें।
ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स से आते हैं। ऐसे ही वेलफेयर इकोनॉमिक्स होती है। इन लोगों का काम सोशल इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। ऐसे ही पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स होती है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का जो राइज है वो 1980 के बाद ज्यादा आता है वजूद में। कैसे आप अपनी देश की पॉलिटी को ऐसे इस तरीके से डिवाइस करेंगे कि उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट सही से जाए, या इकोनॉमिक्स का प्रभाव आपकी देश की पॉलिटी पे कैसे हो रहा है। ये यूएस में हुए थे फॉर्मली डेवलप। तो आज की तारीख में अगर आप जैसे इंडिया में तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स ही होती है, लेकिन अगर आप बाहर पढ़ने जाएंगे, अगर आप यूरोप में इकोनॉमिक्स पढ़ने जाएंगे या अमेरिका में जाएंगे, तो वहां पर आपको ये चुनना पड़ता है कि आप इनमें से क्या लेना पसंद करेंगे। आप मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिशियन बनना चाहते हैं, आप वेलफेयर इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हैं। तो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी है, वो मैथमेटिकल इकोनॉमी से आते हैं, स्टैटिस्टिशियंस थे वो बेसिकली। आई एम श्योर आप सबने नाम सुना होगा, काफी पॉलिटिकली एक्टिव रहते हैं वो, काफी बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। और जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स है उसके अंदर काफी जाने माने नाम है हिंदुस्तान से, और हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि अभिजीत बैनर्जी वेलफेयर इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरेट हैं। अब डॉक्टर अमर्त्य सेन नोबेल लॉरेट हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में। फिर आती है पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी में बहुत सारे नाम हैं भारत से, जगदीश भगवती हैं और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पॉलिटिकल इकोनॉमी के एम्बिट में आते हैं। एक्चुअली ये जो डिमार्केशन है पॉलिटिकल इकोनॉमी का और वेलफेयर इकोनॉमिक्स का, ये डिमार्केशन बहुत बहुत फेडेड है, इतना कुछ खास मायने रखता नहीं है ये डिमार्केशन, दोनों इंटरवाइंड होते हैं। लेकिन ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है ये अलग पड़ जाती है, ये बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल टेक्निकल है। तो हमने देखा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब हम देख लेते हैं एक बार फटाफट इकोनॉमी वर्सेस इकोनॉमिक्स। वैसे तो हम देख ही चुके हैं, हमने पढ़ लिया कि इकोनॉमिक्स हमारे काम की नहीं है, हमारे काम की सिर्फ इकोनॉमी है। हमारे काम की सिर्फ ये है कि आपके देश की जो अर्थव्यवस्था है वो काम कैसे करती है, आपका जो आरबीआई है वो कैसे आपके देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, आपकी सरकार कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, जब देश में कमी पड़ जाती है तो आपकी गवर्नमेंट कैसे आगे आती है और देश की इकोनॉमी को पुश करती है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, कोरोना वायरस था, आ गया, कोविड आ गया, लॉकडाउन हो गया, देश की इकोनॉमी क्रम्बल कर गई, नीचे आ गई। ऐसे में क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था रुक गई? हम अभी देखेंगे जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, देश की जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी कैसे है। उसमें कंपोनेंट होते हैं C+G+, है ना, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, आई भी होता है इसमें, सॉरी माफ कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट। ये कंजम्पशन है, ये प्राइवेट कंजम्पशन है जो हम लोग आपस में खपत करते हैं। पार्ले जी का बिस्किट खरीदा आपने, सनड्रॉप खरीदा फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, ये सरकार करती है। सरकार कैसे खर्चा करेगी, आपको सब्सिडीज देती है, आपको अलग अलग स्कीम्स के तहत पैसा दिया जाता है, किसान सम्मान निधि के तहत पैसे दिए जाते हैं, ये गवर्नमेंट का काम, ये गवर्नमेंट करती है। ये इन्वेस्टमेंट है कि आपकी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, एफपीआई कितने आ रहे हैं, एफडीआई कितने आ रहे हैं। कोविड के दौरान आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हमारे ये कॉम्पोनेंट बिल्कुल खत्म था, कंजम्पशन डाउन था, काफी नीचे आ चुका था, लेकिन जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर था ये काफी एक्सपोनेंशियली राइज किया। और ऐसे ही राइज किया इन्वेस्टमेंट ने, देश में जो पोरिंग इन हुई इन्वेस्टमेंट, फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, उसके बाद गूगल ने, उससे पहले गूगल ने भी इन्वेस्ट किया था, कॉलकॉम इंडिया ने भी इन्वेस्ट किया है रिलायंस में, और भी बहुत सारे इन्वेस्टर भागे भागे दौड़े भागे आ रहे हैं हिंदुस्तान। अमेजॉन भी अपने स्टेक्स ला रहे हैं इंडिया में, फ्लिपकार्ट ने भी बहुत सारी फंडिंग उठाई है मार्केट से। ये सारा खेल इन्वेस्टमेंट का है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि कैसे दुनिया भर में लॉकडाउन है और कॉर्पोरेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, वो दरअसल वो अपने लिए एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि जब एक चीज बताऊं आपको, जब भी कोई महामारी आती है तो जो बिजनेसमैन होता है वो महामारी से लड़ने के बजाय वो अपनी महामारी के बाद की सिचुएशन को देखता है। वो ये देखता है कि महामारी खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको पता है एक ना एक दिन चीजें खत्म हो जाती हैं, उसके बाद क्या। जो असली बिजनेसमैन है वो बाद की सोचता है, वो उस दौरान की नहीं सोचता कि अभी क्या चल रहा है, वो ये देखता है कि आगे क्या करना है। तो इसी वजह से वो इन्वेस्ट करता है, वो डाइवर्सिफाई करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। वो ऐसी कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं, ऐसे देशों में जाकर इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जिनका प्रोस्पेक्ट फ्यूचर में काफी वाइबल है, जो काफी ग्रोथ देगा। और इंडिया से बेहतरीन ग्रोथ आने वाले 20 सालों में शायद आपको दुनिया में किसी और देश में देखने को मिले। इंडिया इज पोज्ड टू ग्रो, ये सच है। आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कुछ भी हो सकती है, आप कांग्रेस के हो सकते हैं, आप बीजेपी के हो सकते हैं, आप देश के हो सकते हैं, इन दोनों के अलावा आप देश के भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कुछ भी हो, लेकिन ये बात तय है कि आप हिंदुस्तान को ग्रो करने से नहीं रोक सकते। उसके लिए अगर आप, बस इतना हो सकता है कि आप 7% पे ग्रो ना करके अपने मुल्क को 7% पे ग्रो करवा दें, 6% पे ग्रो करवा दें। हालांकि ये जो फर्क है ना 7.5 से 7 पे और 7 से 6 पे, इस 1% जीडीपी का डिक्लाइन, 1% ग्रोथ रेट का डिक्लाइन का मकसद मतलब पड़ता है करीबन 1 करोड़ लोगों की एम्प्लॉयमेंट। तो इतना आसान नहीं है बोलना, लेकिन फिर भी इंडिया इज पोज टू ग्रो और हम ग्रो करेंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद सिर्फ इकोनॉमी को ग्रो कराना है, जो हमारी यूपीएससी में काम आएगी। देश की इकोनॉमी की चिंता किसी और दिन करेंगे, अभी सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करते हैं। ये मेरा थोड़ा सा टेबल ऑफ कंटेंट है, ये हमें कवर करना है, ठीक है। इस पूरी जर्नी में हम ये कवर करेंगे। देखिए रमेश सिंह से नोट्स लिए हैं मैंने, और भी बहुत सारे शायद श्रीराम आईएएस के भी मैंने कंसल्ट किए थे नोट्स, मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने शायद 1 साल पहले पढ़े थे, 2 साल पहले पढ़े थे, तो मैंने नोट्स बनाए थे उसमें से। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकाली, और ये जो पॉइंट है ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से डालने की कोशिश की। ये मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि
देखिए हम क्या करते हैं अक्सर, हम टिपिकल इकोनॉमी में बात किया, इकोनॉमी से आगे निकल गए, इकोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, सीआरआर, एसएलआर, और हम इन सब में घुस जाते हैं। नीड देख लेते हैं, एक्सचेंज रेट देख लेते हैं, लेकिन हम उस चीज को तो देख ही नहीं पाते। देखिए अक्सर फ्यूचर का जवाब पास्ट में होता है, ठीक है। आप पास्ट को देख के आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन ने देखा था कि उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ, कैसे रोमन एम्पायर ने उसको कॉन्कर किया, और अगर वो ऐसे ही दबा रहा तो वो आगे फ्यूचर में भी नुकसान उठाएगा, और उसने फ्यूचर पास्ट को देखा और फ्यूचर को ग्रो किया। आज आपको पता है ब्रिटेन क्या है, यूएस क्या है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है आपके पास आपके लिए कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना एक क्लास का भी थोड़ा सा हिस्सा, शायद 15 मिनट में हम ये डिस्कस कर लें। ये सिर्फ 15 मिनट का है, इससे ज्यादा मैं आपका वक्त नहीं लूंगा। आपको बस 15 मिनट आंखें बंद कर लो शायद, बट आपको सुनना है, ठीक है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, आपको बस उस कहानी के साथ साथ बहते रहना है, आपको बस सुननी है, ठीक है। आपको कुछ पढ़ना नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना, ये याद नहीं करना है, ना ये मेंस में काम आएगा, ना ये प्री में काम आएगा। हाँ, आप ऐसे में जरूर लिख सकते हो, ऐसे में आपको बहुत कंटेंट मिलने वाला है यहाँ से, एंड इट विल रियली गिव अ गुड इम्पैक्ट। ओके, तो आप प्लीज सुनिए, समझिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। उसके बाद ये हमारा सफर रहेगा। अगली वीडियो में जो शायद मैं होपफुली कल डाल दूं, उस वीडियो में हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग को डिस्कस करेंगे स्टेजेस में। 1950 से 70 में कैसे रहा सोशलिज्म के साथ हमारा एनकाउंटर, फिर 1970 से 1990 के बीच में हमारा एनकाउंटर कम्युनिज्म के साथ कैसा रहा, फिर उसके बाद हम क्वाज़ा कैपिटलिज्म की तरफ आगे बढ़े, काइनेशियन थ्योरी के आगे, फिर सेकंड जनरेशन ऑफ रिफॉर्म कैसे आए हिंदुस्तान में, है ना, वाजपेयी जी के काल में और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के काल में। फिर उसके बाद 2015 के बाद मोदी सरकार जो रिफॉर्म लेके आई इकोनॉमी में, उनका इम्पैक्ट एनालिसिस करेंगे, रिफॉर्म्स को स्टडी करेंगे, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और अपने काम की बातें निकालेंगे, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को दूर रख के हम अपने काम की बातें निकालेंगे इकोनॉमी पर इम्पैक्ट की, जो हमारे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम इन्फ्लेशन देखेंगे फटाफट, इन्फ्लेशन में क्या रहता है, इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स क्या क्या है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई कैसे डिसाइड की जाती है, कैसे बताती है कि इन्फ्लेशन आपकी इकोनॉमी कैसे चल रही है, हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, ये सब हम इसमें देखेंगे, ठीक है। लो इन्फ्लेशन के नुकसान क्या है, हाई इन्फ्लेशन के नुकसान क्या है, हम सब स्टडी करेंगे इसमें। आपको इन्फ्लेशन में मैं आपको एक चीज की गारंटी देता हूँ, आप बस सुनिए, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सुनिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर नहीं हूँ, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा नहीं हूँ। मैं आपका बस, जैसे आपके ग्रुप में आपके कॉलेज में भी आपके दोस्त रहे होंगे कि किसी एक को एक टॉपिक में थोड़ा ज्यादा पता है, मैं बस वो बच्चा हूँ। हो सकता है मुझे पॉलिटिक्स शायद उतनी ना आती हो जितनी मुझे इकोनॉमी आती है, तो हो सकता है आप मुझसे ज्यादा अच्छी पॉलिटी जानते हो, आप मुझे पॉलिटी पढ़ा दें। ये ठीक ऐसा ही है कि आप अपने ग्रुप में अपने दोस्त से किसी दोस्त से पढ़ रहे हैं, तो प्लीज हिचकिएगा नहीं कमेंट सेक्शन में मुझे बताने के लिए। आज मैं लाइव नहीं आ रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन अगली बार से मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ सेटिंग है जो मुझसे नहीं हो रही है यार। ये क्या है, टेक्नोलॉजी क्या अपने सर के ऊपर से कूद जाती है। तो अगली बार आई टेक अ लाइव क्लास, क्लास तो नहीं, और मैं सर्वर भी कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट लाइक यू, आई एम जस्ट लाइक अनदर गाय सिटिंग नेक्स्ट टू यू, बस। तो ये इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन देखो, वर्ड में ही साला फूलने की बीमारी रहती है, मैं बात करते करते बाहर हो गया अपने आप से, है ना। तो ये इन्फ्लेशन ऐसी ही होती है, ये इन्फ्लेशन बात बात में ऐसी भाग जाती है अपने आप, कंट्रोल में नहीं रहती किसी के भी। आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सरकार कंट्रोल करने की कोशिश करती है, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बट ये काबू में किसी के नहीं आती। इसको काबू में करना मतलब एक स्टालियन, मतलब स्टालियन मतलब घोड़ा, घोड़े को, जंगली घोड़े को काबू करने के बराबर है, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग देखेंगे हम, बैंकिंग कितने प्रकार की होती है, बैंकिंग होती क्या है बेसिकली, आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है चीजें, आरबीआई का काम क्या है। बैंकिंग में हम सब देखेंगे, एनबीएफसीज देखेंगे, बैंक्स कैसे डिसाइड करते हैं, सीआरआर, एसएलआर, आजकल रेपो रेट, रेपो लिंक्ड इंटरेस्ट रेट आ गए हैं, वो कैसे काम करते हैं। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दरअसल आती है आपकी सीआरआर, एसएलआर की, बैंक कैसे डिसाइड करते हैं, बैंक कैसे लैंड करेगा, बैंक लैंड करते हुए कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, बैंक कैसे डिसाइड करेगा, बैंक कौन से क्राइटेरिया फॉलो करेगा, ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी में आता है, ये भी हम अच्छे से देखेंगे। फिस्कल पॉलिसी में क्या आता है, फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या, कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। फिस्कल पॉलिसी के दो कंपोनेंट्स हैं, पब्लिक फाइनेंसेस अच्छे से देखेंगे हम, काफी इंपॉर्टेंट है, टैक्स स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े कम आ रहे हैं आजकल, बट टैक्स स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहता है, कभी भी पूछा जा सकता है। जीएसटी, इनकम टैक्स, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सटर्नल सेक्टर, एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर आपका ट्रेड, कॉमर्स, इनकम, एक्सपोर्ट, है ना। पापा जी इधर से मूंगफली ले जाते हैं, वहां से बादाम ले आते हैं, वही लकी लकी, जरूर देखना, अच्छी मूवी है, कॉमेडी अच्छी हुई थी। तो आपको भी अगर बादाम लेके जाने हो और वहां से कुछ किशमिश वगैरह लानी हो तो आप भी ला सकते हैं एक्सपोर्ट, इस एक्सटर्नल सेक्टर की पढ़ाई करके। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे, इकोनॉमी में कैसे इन्वेस्टमेंट काम करती है, इकोनॉमी में कैसे कितनी तरीके की इन्वेस्टमेंट होती है, एफपीआई, एफडीआई, एफआईआई, पार्टिसिपेटरी नोट, क्वेश्चन आ चुके हैं। पार्टिसिपेटरी नोट पे शायद पिछले पिछले साल क्वेश्चन आया था, है ना। फिर हम देखेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, अलाइड एक्टिविटीज कैसे कंडक्ट की जा रही हैं, है ना, कैसे इनका स्कोप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अभी एग्रेरियन क्राइसिस काफी चल रहा है। तो हम एग्रेरियन क्राइसिस को रिड्यूस करने के लिए, फार्म टेंशन जो चल रही हैं फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैकेनिज्म अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और एग्रीकल्चर को क्या चाहिए, क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इनफ है या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोफेशन भी करने की जरूरत है, लोगों को खेती से निकाल कर उन्हें दूसरे सेक्टर्स में डालने की जरूरत है। ये सब भी हम देखेंगे। इंडस्ट्रीज में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में कोविड आया है, उसके बाद इससे इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चाइना से क्या मदद, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट उड़ी है वो कहाँ, क्या भारत पहुंची, उसका क्या सक्सेस रहा हिंदुस्तान के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले देखिए बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी खूबी रहती है, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहिए वैसे मैं बता रहा हूँ, ये रोड बहुत बनाते हैं जगह जगह। और मैंने सुना था कहीं डॉक्टर ये अपने अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने ये कहीं किसी सभा में बैठे हुए थे, वो बोल रहे थे कि जब भी भारत में आपको डेवलपमेंट, किसी मुल्क में अगर आपको डेवलप करना है तो वो अमेरिकन मॉडल बता रहे थे बेसिकली, कि अमेरिकन मॉडल में यही होता है कि जब भी आपको कुछ ना सूझे आप रोड बना लीजिए, इकोनॉमी सुधर जाएगी। रोड बनाने के कई फायदे होते हैं, अगर आप अच्छा रोड बना देंगे तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा, लोग लॉन्ग ड्राइव पे आएंगे, लोग खर्चा करेंगे, है ना, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा उस एरिया में, लोग इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। रोड बनेगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, तो लोगों की सैलरी जनरेट हो रही है, मजदूरी भी जनरेट हो रही है, सब काम करता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हम अच्छे से देखेंगे। सर्विस सेक्टर का क्या योगदान है भारत के लिए, आपको पता ही है सर्विस सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। भारत का मेजोरिटी जो रेवेन्यू जनरेशन होता है, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, सर्विस सेक्टर में कैसे इंप्लॉयमेंट को और बूस्ट किया जा सकता है, क्या स्कोप है कि नहीं है, ये सब देखेंगे। सिक्योरिटीज मार्केट हम देखेंगे फटाफट, सिक्योरिटीज मार्केट कैसे काम कर रही है हिंदुस्तान में, मनी मार्केट क्या होता है और शेयर मार्केट क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, ये सब हम देखेंगे बिल्कुल हल्के से। एक क्लास में एक चीज निपटा दूंगा, आपकी एक चीज याद रखिएगा, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी में देखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में क्या कर रहा है चाइना, कितना आगे बढ़ चुका है यूएस से, और इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है यूएसए से। और इंडिया का और चाइना का जो मिला के अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो काफी बढ़ चढ़ के आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी में बूस्ट के लिए क्या किया जा रहा है, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड के कारण जो यूएस विड्रॉल हुआ उससे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आया, आगे इंडिया कैसे काम कर रहा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वगैरह सब देखेंगे हम। कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक इश्यूज, फार्म बिल्स, इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, फ्यूचर में क्या हेल्प होगी, इसके क्या ड्रॉबैक्स रहेंगे, ये सब हम इसमें देखेंगे। कोई भी चीज, कंटेम्प्रेरी इश्यूज जितने भी चल रहे हैं, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, स्टेट्स का शेयर घट रहा है लगातार, है ना, गवर्नमेंट से जो डिवेल्यूशन होती है वो घट रही है, तो वो हम सारे कंटेम्प्रेरी इश्यूज के साथ डील करेंगे। पार्टिसिपेटरी नोट्स के साथ कुछ गड़बड़ झाले होते रहते हैं, एफडीआई बाहर से पोरिंग इन हो रही है तो उसके साथ उससे क्या चैलेंजेस राइज होंगे, उससे क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, वो सब भी हम देखेंगे। सोशल इंडिकेटर्स, एसडीजी टारगेट। अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपके पास एक दिन है यूपीएससी की तैयारी के लिए और आपको अगले दिन एग्जाम देने जाना है और यूपीएससी का एग्जाम है, तो आप कौन सी चीज पढ़ना पसंद करेंगे, पढ़नी चाहिए आपको? मेरा मानना है सोशल इंडिकेटर्स और एसडीजी। सोशल इंडिकेटर्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके देश में मैटरनल मोर्टालिटी रेट कितना है, जो एजुकेशन रेशियो है वो क्या चल रहा है, एजुकेशन की हालत कैसी है आपके देश में, राइट, हेल्थ केयर, ये सब, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये उसका एक प्रिविलेज चाइल्ड है, ये हमेशा यूपीएससी पूछता है और यहाँ पे हमेशा घिराता है। ऐसा कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे ढंग से अगर आपने ये नहीं पढ़ा होगा, कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट में। आप इनमें से सारे क्वेश्चन निकाल सकते हो यूपीएससी के, आपको पढ़ना ही तो है बस, लेकिन आप इसको नहीं निकाल पाओगे ढंग से, तो इसको हम ढंग से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, और ये हम आखिर में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जब गवर्नमेंट रिलीज करेगी इकोनॉमिक सर्वे, और उसके साथ ही हम ईयरली करंट अफेयर्स कवर करेंगे। मेरे ख्याल से शंकर आईएएस की मैं जो ईयरली कंपाइलेशन आती है वो, और विजन आईएएस की कंपाइलेशन से हम आपस में इकोनॉमी कर लेंगे, ठीक है, मैं यही करता हूँ, ठीक है। करंट अफेयर्स हम ऐसे कवर करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी की हम डेफिनेशन देखते हैं, फटाफट देखते हैं। सोशल डोमेन है, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, ये देखता है कि आपका जो प्रोडक्शन है नेचुरल, है ना, रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कैसे हो, उनका यूज कैसे किया जाए और उनकी मैनेजमेंट कैसे की जाए। देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं दे आर ऑल स्कैर्स। अब देखिए दुनिया में भरपूर पेट्रोल है, हर आदमी को पेट्रोल मिल जाता है सस्ते दाम पर, हर आदमी के लिए अवेलेबल है, दिक्कत ही नहीं होगी, राइट। आपने जितना चाहिए आपने उतना निकाला, काम खत्म। लेकिन क्या ऐसा है, दुनिया में सिर्फ इतना पेट्रोल बचा है कि अगले 50 60 70 साल तक चल सके, तो आपके पास स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, लेकिन आपको उसी में उसको प्रोड्यूस भी करना है, ठीक है, उसको आपको यूज भी करना है बेटर एफिशिएंटली, आपको उसकी मैनेज भी करना है ताकि वो फ्यूचर में थोड़ा और लंबा चल सके, 50 से 60 साल चल जाए, 70 साल चल जाए, ये आपकी मैनेजमेंट पर डिपेंड करता है। इकोनॉमी सिर्फ इसी चीज की स्टडी है कि कैसे आप स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होने के बावजूद आप उनका बेस्ट यूज कर सको, आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका आप कैसे उनका बेस्ट यूज करोगे, ये आप इकोनॉमी से सीखते हैं। इकोनॉमी सिर्फ आपको यही सिखाती है। ये एक ऐसा आर्ट की ऐसी फील्ड है, देखिए इकोनॉमी आर्ट की एक ऐसी फील्ड है जो ये बताती है कि आप कैसे यूज करोगे अपने रिसोर्सेज को, आप को कैसे मैनेज करना चाहिए, आपको उनकी प्रोडक्शन कैसे करनी चाहिए। क्या आप हर चीज को अनलिमिटेड प्रोडक्शन में डाल दोगे? मान लीजिए आपको एक खान मिलती है जिसके अंदर सोना है, क्या आप उसका सारा सोना एक दिन में निकाल लोगे? निकाल सकते हो आप, ट्रस्ट में, लेकिन क्या आप एक दिन में निकालोगे? नहीं, क्योंकि उससे डिमांड ट्रिपल कर जाएगी, डिमांड नीचे चली जाएगी, राइट, सप्लाई ओवर सप्लाई हो जाएगी, प्राइसेस गिर जाएंगे। आप ऐसा नहीं करते। सेम गोज विद यूज, क्या आप ओवर यूज करना चाहोगे किसी चीज को? तो वही प्रोडक्शन, यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इकोनॉमी की डेफिनेशन यही है। इकोनॉमी की डेफिनेशन देखिए आती नहीं है, ये आप बस सुनते रहिए, समझते रहिए, ये समझने के लिए है। देखिए प्रोडक्शन, अब आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी पर। अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है
वो कैसे बढ़ती है? वो प्रोडक्शन से बढ़ती है, ठीक है। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रोडक्शन से बढ़ती है। प्रोडक्शन के लिए आपको क्या चाहिए? आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए इकोनॉमी में हमेशा लैंड, लेबर, कैपिटल यूज किया जाता है। लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन चीजें मानी जाती हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, बट एज ऑफ नाउ छोड़िए इसे। लेकिन लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपको क्या चाहिए होता था? नेचुरल रिसोर्सेज। देखो पहले लैंड यूज करते हैं हम ये वर्ड, लेकिन मैं नहीं मानता लैंड सिर्फ अकेला ऐसा कोई चीज कंपोनेंट है। लैंड के साथ बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज आप यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, कोल यूज करते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर था, नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, कैपिटल, ये तीनों मिला के आप कोई भी डेवलपमेंट कर सकते थे, कोई भी डेवलपमेंट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते थे। ये सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ। कैसे चेंज हुआ? ड्यू टू टेक्नोलॉजी। ठीक है, हम सबको पता है टेक्नोलॉजी ने क्या, ऑटोमेशन ने क्या चेंजेस लाए हैं। आपके सोसाइटी में ऑटोमेशन आ चुका है, एक्सेलेरेटर बन चुके हैं, प्रोसेस बहुत तेजी से आगे, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जो कॉस्ट फंक्शन था, मतलब जो कॉस्ट फंक्शन था, पहले जो सामान को बनाने की जो कॉस्ट आती थी, लागत आती थी, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हुई है। पहले आपको गाड़ी बनाने में ज्यादा खर्चा आता था क्योंकि कम तादाद में बनती थी। अब गाड़ी बनाना आसान है, गाड़ी बनाना बड़ी तादाद में और सस्ते सस्ते में काफी आसान है। ठीक है, तो इनोवेशंस आए, इनोवेशंस ने चीजों को आसान कर दिया, कंपोनेंट्स को चेंज कर दिया। इनोवेशंस की वजह से जो बेटर सर्विसेज आई, बेटर प्रोडक्ट्स आए, है ना, अलग अलग तरीके की मार्केट एक्सपैंड हो गई, नीश मार्केट क्रिएट हो गई। मोदी जी जो कहते हैं खान मार्केट गैंग, वो बेसिकली खान मार्केट एक नीश गैंग है, नीश मार्केट है। नीश का मतलब होता है थोड़ी हाई क्लास, एक अलग जेनर की मार्केट क्रिएट हुई, है ना, एक अलग तरीके का स्ट्रक्चर राइज हुआ। पहले हम देखते थे लैंड, लेबर, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, इनसे काम चल जाता था, लेकिन एक नई तरीके की प्रॉपर्टी अराइज हुई। पहले तो टेंजिबल प्रॉपर्टीज हमने देखी थी कि प्रॉपर्टी टेंजिबल ही होती थी, लेकिन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइज हुआ। देखिए ऐसा नहीं है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई नया इन्वेंशन है या नया मॉडरेशन है। सोसाइटी में हमेशा से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रही है। जैसे आप आयुर्वेद को देखें, नेचुरल प्रॉपर्टी है, सूर्य सिद्धांत नेचुरल प्रॉपर्टी है ना। तो प्लेटो की बुक्स, जो प्लेटो ने जो अपनी फिलोसफी दी थी, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था। लेकिन कभी इन्होंने अपने उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं किया। इन्होंने हमेशा माना कि कोई भी नॉलेज है, कोई भी अगर विजडम है, तो उस पर यूनिवर्सल राइट है, सबको अधिकार है कुछ भी करने का। सूर्य सिद्धांत में कोई एक राइटर नहीं मिलेगा आपको। आर्यभट्ट ने नहीं कहा कि मैंने अगर कोई चीज इन्वेंट किया है, मैंने कोई चीज नहीं खोजी है, तो उसमें सिर्फ मेरा अधिकार हो। वो मानते थे कि हर रिसोर्स पर, हर चीज पर सबका अधिकार है, सबका समान अधिकार है। ये इसी प्रथा को जगदीश चंद्र बसु हैं जो हमारे, उन्होंने भी जारी रखा। सर सीवी रमन थे, उन्होंने भी इस प्रथा को जारी रखा। इंडियन साइंटिस्ट जितने भी थे, उन सब ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। उन्होंने कभी भी अपने आप को इंटेलेक्चुअली सिक्योर करने की कोशिश नहीं की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डालकर कि भाई हम अपना आईपीआर लगा देते हैं और हम फिर कमाएंगे उससे। तो ये एक वेस्टर्न इन्वेंशन था। सबको लगा कि हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ताकि उसका सिर्फ जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स है वो सिर्फ हमें ही मिले, ताकि और किसी को बेनिफिट ना मिले। तो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो राइज हुआ, वो ड्यू टू चेंजेस इन ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी की वजह से डिस्ट्रप्शन आए सोसाइटी को, उसकी वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का राइज देखते हैं।